नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 11 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो है थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 11 के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो अर्धवृत्त का अंश माप जो होता है 180 अंश का होता है। कैसे होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी पोर्शन में हमने बता दिया था, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त किस प्रकार से बनता है। एक वृत्त बना लीजिए, इसके व्यास इसके केंद्र से होकर एक व्यास बना दीजिए, ये एक व्यास हो गया। ठीक है, तो ये दो अर्धवृत्तों में विभक्त हो गया। तो यहाँ पर बनने वाले कोण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघुचाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र ड्रा कर लिया हमने। देखिए कहा गया था वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो यहाँ पर आप देखिए वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके वृत्त यहाँ पर इस पर पहुंचे थे दूसरे वाले पर। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र ड्रा कर लिया है। चित्र ड्रा करने के पश्चात यहाँ पर देखिए अंश माप को 70 अंश दिया गया था, तो 70 अंश हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ये दीर्घ क्या दिया गया है आप लोगों को, लघुचाप दिया गया है। तो लघुचाप पर अंकित कोण है। ठीक है, दीर्घ चाप का कोण पूछा गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला दीर्घ चाप है, तो इसका कोण पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल वृत्त का अंश माप कितना होता है, 360 होता है। तो टोटल वृत्त का अंश माप 360 होता है, तो उसमें से 70 अंश निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये वाला क्या दीर्घ चाप वाला आपको अंश माप मिल जाएगा। तो 360 से 70 निकालेंगे तो आपको 290 अंश मिल जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 290, यानी दीर्घ चाप का जो अंश माप हो जाएगा 290 अंश का हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरे में आपको कहा गया है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शीर्ष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का अनुपात क्या होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ एक चित्र ड्रा कर लिया हमने आप लोगों को। तो देखिए यह क्या करेंगे, एक चाप द्वारा यहाँ पर अंतरित कोण हो रहा है, इस पर अंतरित हो रहा है। इसी प्रकार आपको कहा गया वृत्त के शेष भाग पर उसी चाप द्वारा। तो देखिए वृत्त के शेष भाग पर उसी चाप द्वारा हमने बनाया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, इसका बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये 2 गुना होता है, यहाँ पर जो होता है 1 गुना, यानी ये 1 अंश का होगा तो ये 2 अंश का होगा। ठीक है, तो यही आपको कहा गया है कि केंद्र पर अंकित कोण और शीर्ष पर अंकित कोण का अनुपात बताइए। तो केंद्र पर दो बन रहा है और यहाँ पर 1 ही बनेगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसको हमने आपको थ्योरी में बड़ी आसानी से समझाया है, यदि आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में कहा गया आकृति 11.17 में ओ वृत्त का केंद्र है, ये वाली आकृति है, ओ वृत्त का केंद्र बताया गया है। चाप AXB का अंश माप बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P कोण का मान आपको 35 अंश दिया गया। तो हमने आपको बताया था कि शीर्ष पर बनने वाला कोण, एक ही चाप द्वारा शीर्ष पर बनने वाला कोण जो होता है वृत्त यहाँ पर बनने वाला यानी केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है, यहाँ पर जो कोण बनता है यानी 2 गुना होता है, यहाँ पर बनता है जो कोण वो आधा होता है। तो ये आधा है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, 70 अंश का होगा। तो यानी आपको AXB का मान पूछा गया था, तो AXB का मान कितना हो जाएगा, AXB एंगल, यहाँ पर एंगल AXB का मान कितना हो जाएगा, इसका दूना यानी 2 टाइम्स ऑफ P। तो 2 टाइम्स ऑफ P एंगल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल AXB बराबर हो जाएगा आप लोगों का 2 × 35 बराबर 70 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा, किताब पर मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें में आपको कहा गया आकृति 11.18 में लघुचाप BCD। यहाँ पर देखिए लघुचाप आप लोगों को BCD दिया गया है, ये एक रेखा है। ठीक है, तो लघुचाप BCD एवं दीर्घचाप BAD। तो दीर्घचाप आप लोगों को जो दिया गया है इसको हम BAD नाम दिया गया है। के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो एक अंतर्गत कोण ये है और इसके अंतर्गत एक कोण ये है। तो इसके अंतर्गत एक कोण कौन सा होगा, C होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल BCD इसका नाम हो जाएगा। ये वाले एंगल का नाम हो जाएगा, ये क्या है, लघु वृत्त खंड के अंतर्गत कोण है। और दीर्घ वृत्त खंड के अंतर्गत कौन सा कोण है, ए वाला दीर्घ वृत्त खंड के अंतर्गत कोण है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा BAD। ठीक है, तो यही दोनों कोण है, ये लघु चाप वाला है और ये दीर्घ चाप वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये लघु चाप के अंतर्गत कोण है और ये दीर्घ चाप के अंतर्गत कोण है। ठीक है, अब देखेंगे छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया गया आपको आकृति 11.19 में वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देख सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है, AC और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ACB वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा AOB का प्रतिवर्ती कोण यानी AOB यानी इसका प्रतिवर्ती इसका उल्टा कोण यहाँ पर आपको दिया गया है 240 अंश। ठीक है, और आपको ACB का मान पूछा गया यानी ACB इस वाले कोण का मान पूछा गया। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बनने वाला कोण जो होता है 2 गुना होता है, यहाँ पर बनने वाले कोण का कोण बन रहा है, इसका आधा होगा C। ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो 1/2 आप केंद्र पर बनने वाला कोण यानी O 1/2 आप हो यानी 240 अंश। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो 120 अंश मिल
जाएगा एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण 120 अंश होगा। और थ्योरी पोर्शन में हमने आपको क्योंकि बताया था यहाँ पर कि केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण दोगुना होता है उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण के, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इसका आधा बनेगा, यानी यहाँ पर दोगुना बनेगा तो यहाँ पर उसका आधा बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 अंश का यदि बनता है तो इस पर आधा अंश का बनता, यहाँ पर 1 अंश का बनता तो यहाँ पर 2 अंश का बनता है। इसी प्रकार आपको हमने बताया था कि यहाँ पर बनने वाला कोण दोगुना होता है यहाँ पर बनने वाले कोण की। तो इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।